हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जेडब्ल्यू का। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2013 में आया था। क्या लिखा है उसमें कि अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ। ओह, गड़बड़ हो गया, वहां स्प्रिंग नहीं है दोस्तों, वहां पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग धागा। आपको अच्छे से मालूम है कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में बहुत अंतर है ना। अच्छा, तो is tied to a string of length 2l and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is। यानी सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यहां पर रॉड का लेंथ L है और उसको एक धागे से बांधा है, एक स्ट्रिंग से बांधा है जिसका लेंथ 2l है। ठीक है, और उसको रोटेट किया जा रहा है एंगुलर ओमेगा स्पीड से। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, मतलब ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, ये मान लीजिए टेबल के पैर हैं और यहां पर किसी पॉइंट पे एक धागा जो है वो बांध दिया गया है। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l। ओके, ये धागा एक बांध दिया गया है, ग्रीन कलर से मैंने धागा दिखा दिया, और इसके साथ एक मेटालिक रॉड लगा दिया गया है, कुछ ऐसा एक मेटालिक रॉड जिसका लेंथ है l। ठीक है, इन रॉड का लेंथ कितना है l और स्ट्रिंग का लेंथ है 2l। मेजर कहां से कर रहे हैं आप, यहां से। ठीक है, अभी इस सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, यानी ये जो सिस्टम है ये ऐसा ऐसा घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वर्टिकली एग्जिस्ट करता है। मतलब किस पर वर्टिकल, ऑफ कोर्स टेबल के प्लेन पर वर्टिकल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जब ये घूमेगा गोल 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 गोल, जब ये घूमेगा उस समय एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये रॉड मेटल का बना हुआ है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कितना होगा वो ईएमएफ, तो देखिए बच्चे लोग, अगर आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्योंकि रॉड का लेंथ एल है, हमें स्ट्रिंग से क्या मतलब है, स्ट्रिंग तो नॉन कंडक्टिंग है, रॉड का लेंथ एल है, रॉड कंडक्टिंग है, तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो आपको फिर आंसर गलत मिलेगा। ठीक है, माना मैंने मेटालिक रॉड का लेंथ जो है वो एल है, लेकिन फिर इसका आंसर इस फॉर्मूले से गलत आएगा, क्योंकि बेटा याद रखिएगा ये जो एल है ये कहां से मेजर होता है, जहां से आप घुमाते हैं। तो इस पॉइंट से आप घुमा रहे हो तो इस पॉइंट से रॉड का लेंथ एल मेजर नहीं होगा, यानी फॉर्मूला में आप डायरेक्टली एल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर, है ना। हमें क्या करना चाहिए पता है आपको, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 जिस तरह से हमने डिराइव किया था ना, उस तरह से हम आंसर लाएंगे डिराइव करके। समझे आप, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आपका डेरिवेशन का प्रोसेस आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था, तो उसके हिसाब से हम आंसर लाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप डायग्राम को, कैसे घूम रहा है रॉड। बिल्कुल, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए, तो हम एक काम करेंगे, ये मान लीजिए सेंटर हो गया जिसके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, और ये मान लीजिए हो गया धागा, और यहां है मान लीजिए रॉड। ठीक है, धागे का लेंथ कितना है बेटा, 2l है। ठीक है, और रॉड का लेंथ कितना है, l है। ठीक है, रॉड का लेंथ कितना है, l है, और धागे का लेंथ कितना है, 2l है। ये देखिए। ठीक है, चलिए,
तो अगर आप यहां से मेजर कीजिएगा, यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हो जाएगा 2l, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हो जाएगा 2l प्लस l कितना 3l। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर, x डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन से सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर रॉड का हर एक हिस्से का वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो सेगमेंट का लेंथ हमने कितना ले लिया, सेगमेंट का लेंथ हमने ले लिया dx। मान लीजिए इस सेगमेंट का वेलोसिटी है v, तो मैं v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू x ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा के फॉर्मूले से मैं वहां तक का r कितना है, तो मैं x है तो x ओमेगा लिख सकता हूं। चलिए, तो इस छोटे से सेगमेंट यानी जिसका लेंथ dx है, यानी मैं लिख सकता हूं EMF अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेगमेंट dx इज इक्वल टू कितना DE। छोटे से सेगमेंट में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है DE, तो DE इज इक्वल टू B L, L कितना है dx, जितना लेंथ सेगमेंट का है, इंटू V। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू B इंटू L यानी dx, सॉरी, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां से x इंटू ओमेगा। तो पूरे रॉड के अक्रॉस यानी यहां से लेकर पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक, therefore EMF induced across the points P and Q will be integration of this DE। ठीक है, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, और DE कितना है, DE है B x ओमेगा, पहले लिख लेते हैं B ओमेगा x dx। अब लिमिट के बारे क्या, देखिए वेरी कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है बेटा x वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है। ओके, तो x का जो ये है मतलब मेजरमेंट है, x का जो मेजरमेंट है वो कहां से हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है ना। तो अगर आप x का वेरिएशन को देखिएगा, अगर आप x का वेरिएशन को देखिएगा तो कितना होगा x का वेरिएशन, x का वेरिएशन कितना होगा, सोचिए कितना होगा x का वेरिएशन, कहां से कहां तक जा रहा है वो, x का वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x का वेरिएशन यहां से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन आपको कहां से कहां तक लेना है, जहां से रॉड शुरू हो रहा है और जहां तक रॉड खत्म हो रहा है। तो जहां से रॉड शुरू हो रहा है वहां पर x कितना होगा 2l, और जहां पर रॉड खत्म हो रहा है वहां पर x कितना होगा 3l। ठीक है, यहां लिख दिया है मैंने, x इज इक्वल टू 2l, x इज इक्वल टू 3l। तो आपका लिमिट्स क्या हो गया 2l से 3l। तो आप तो जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा अपॉन 2। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो x स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज 3l स्क्वायर एंड लोअर लिमिट इज 2l स्क्वायर। डायरेक्ट आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, ये जो फॉर्मूला आपका निकला है दिस कैन बी अप्लाइड एज डायरेक्ट शॉर्टकट। यानी इस क्वेश्चन से जो आपको सीखने मिल रहा है कि बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 में जो एल है इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर रॉड पॉइंट ऑफ रोटेशन से शुरू नहीं हो रहा है, कहीं और से शुरू हो रहा है, तो आपको ऐसा शॉर्टकट लगा के आंसर आपका आ जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन क्या है यहां पे, बोल रहा है कि इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम
a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉइल है, कोई भी हमारे पास एक कॉइल है इस तरह से, ठीक है, इसके थ्रू आप जो करंट पास करवा रहे हैं वो करंट को मान लीजिए टाइम फंक्शन बना दिया जाए, तो क्या होगा, इसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, टाइम फंक्शन हो जाएगा, और इस वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम फंक्शन हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि टाइम फंक्शन जो होगा उस वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, है ना। उसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। खैर यहां पर उतना आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि बस आप बता दो कि ये जो करंट का वेरिएशन हुआ है कितना, 10 एम्पियर से 0 एम्पियर, यहां पर कितना होगा, 0 एम्पियर, कितने देर में हुआ है ये, 0.5 सेकंड में। करंट का वेरिएशन आपने इस कॉइल के थ्रू किया, इस वजह से क्या हो गया होगा, फ्लक्स का वेरिएशन हो गया होगा। तो बस वही पूछ रहा है कि आपने आखिर कितना फ्लक्स चेंज किया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, है ना, उससे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, है ना। देखिए हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और E इज इक्वल टू IR भी होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो IR इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लीजिए dt को इधर ले आया जाए और R को उधर ले जाया जाए तो I dt इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन R हो गया। अब दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, लिमिट्स क्या दीजिएगा, 0 टू t, और यहां लिमिट क्या दीजिएगा, पुराना फ्लक्स टू नया फ्लक्स, φ1 टू φ2, तो इसका हो जाएगा चार्ज, होता है ना भाई। I dt क्या होता है, भूल गए क्या, I इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt, है ना। तो I dt क्या हो जाता है, dq, दोनों साइड इंटीग्रेट अगर कर दीजिएगा तो इधर क्या होगा, जो होगा होगा, बट इधर क्या होगा, चार्ज। तो आप लिख सकते हैं ना कि भाई I dt क्या होता है, dq, और जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, चलिए I dt की जगह आप लिख सकते हैं dq, है ना, और लिमिट्स हम चेंज कर देंगे 0 टू q, और फिर इधर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, d∅ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइ, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन r, और इधर क्या हो गया सॉल्व करके, q। तो q इज इक्वल टू, q क्या है बोलिए तो, q है चार्ज फ्लोन इन टाइम, या चार्ज फ्लोन इन द ड्यूरेशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी जितने देर के लिए आपने फ्लक्स को चेंज किया उतने देर में कॉइल से कितना चार्ज फ्लो हुआ, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन R। तो ये आपका एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिएगा अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स दिया रहता है और रेजिस्टेंस दिया रहता है और चार्ज पूछता है, तब ये फॉर्मूला बड़ा मस्त काम आता है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये तो हमको पूछ रहा है कि बस भाई आप चेंज इन फ्लक्स बताओ, तो मैं यही फॉर्मूला याद करते हुए यूज करूंगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चार्ज, है ना, और फिर चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू चार्ज की जगह मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ I dt 0 टू t। एक स्टेप बैक जाइएगा तो दिख जाएगा आपको, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ I dt 0 टू t। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकली अगर आप देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और ग्राफ किसका है, I और t का, सो इट्स वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ I dt 0 टू t मतलब इसका एरिया, है ना। याद है मैंने आपको बोला था, बहुत बार बोला है कि डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, स्लोप निकालना, और इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, एरिया निकालना।
है ना। तो इसका एरिया आप तो ऐसे ही निकाल सकते हैं भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम, और ये क्या है एक्चुअली में, यहां मैं लिख देता हूं, इट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो कितना होगा हाफ इंटू बेस कितना है 0.5 और टाइम कितना, हाइट कितना है 10, सारे SI यूनिट्स में है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5, 25, 2.5, 250, तो ये आपका हो गया 250 वेबर। समझ गए। वैसे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज जरूरी नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, JEE एडवांस 2017 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आप उसको डायग्राम से रेफर कीजिएगा। ठीक है, ओके। क्या लिखा गया है कि अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर इज ट्विस्टेड, समझे, इज ट्विस्टेड टू फॉर्म 2 लूप्स ऑफ एरिया A एंड 2A। मतलब एक सिंगल ही एरिया था, एक सिंगल एरिया था इस तरह से, इसको किसी पॉइंट से ऐसा करके ट्विस्ट कर दिया गया। समझ गए आप। तो ट्विस्ट अगर कर दिया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, नंबर 8 जैसा बन जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया बता रहा है कि कम है और नीचे वाला एरिया डबल है उससे। ठीक है, 2A है। आगे क्या लिखा हुआ है कि एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर्स रिमेन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, द एंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब मैंने जो बोर्ड पर बनाया है उसी बोर्ड पर ये लूप भी है, दोनों लूप। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। वो तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी बनाया है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब आएगा मजा। फिर क्या लिख रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द कॉमन डायमीटर एज एक्सिस। कॉमन डायमीटर यानी मुझे इसका एक कॉमन डायमीटर बनाना पड़ जाएगा ऐसा। समझ गए आप। ठीक है, एक कॉमन डायमीटर मैंने बना दिया है इस तरह से, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। चारों ऑप्शन अगर एक बार पढ़ूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या बोलना चाहता है। चलिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लूप्स। देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगर आप देखिएगा यहां जो भी करंट आएगा, करंट तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, करंट दोनों में अलग अलग तो नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में आया, सिर्फ मानने वाली बात है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें करंट फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर ये करंट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये करंट क्लॉकवाइज हो गया, इसीलिए दोनों का एरिया वेक्टर जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ गए आप, दोनों का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा मिलाकर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको पूरे लूप में फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए या बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए। तो अगर इस चीज पर देखूं तो ये एरिया मान लीजिए अंदर की ओर है तो ये एरिया बाहर की ओर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, ये एरिया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो थीटा हो जाएगा 0। और इस एरिया से जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब थीटा कितना हो जाएगा 180। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि बी फाई नेट इज इक्वल टू बी इंटू 2a माइनस ए या a माइनस 2a। मुझे इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए 2a माइनस ए करूं कि a माइनस 2a करूं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया b इंटू ए, ये आपका हो गया फाई नेट। अच्छा,
उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो ये जब आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, आप जब इसको तोड़ेंगे तो कैसा आएगा, कॉस थीटा आएगा, है ना। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए ये सॉल्यूशन ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम आपको तो मालूम नहीं होगा कि उस समय थीटा कितना होगा, इसीलिए हम क्या लिख देंगे यहां पर, कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, कॉस ओमेगा टी लिखने से पहले तक मैं कब का सॉल्व कर रहा था, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय सम एंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अब ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है फैराडेज लॉ के मुताबिक, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो कितना हो गया, माइनस और माइनस, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका ईएमएफ निकल चुका है पूरे लूप में। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन तो भाई गलत साबित हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स, जबकि हमने क्या देखा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन देखते चलिए, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ induced due to both the loops is equal to the amplitude of maximum EMF induced in the smaller loop alone। इसका मतलब है कि दोनों लूप में मिलाकर जो EMF मैक्सिमम इंड्यूस हो रहा है वो इक्वल होगा किसका, सिर्फ छोटे लूप पर अगर EMF इंड्यूस देखा जाए तो देखिए दोनों EMF का, दोनों लूप्स का जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां पर E मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इतना, बी ए ओमेगा, है ना। जब साइन ओमेगा टी 1 होगा या -1 होगा तब E कितना होगा, मैक्सिमम होगा, बी ए ओमेगा। अच्छा, ये हो गया बोथ द लूप्स। अब सिर्फ स्मॉलर लूप पर अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू सिर्फ स्मॉलर लूप पर, तो बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना होगा, सिर्फ स्मॉलर लूप का एरिया कितना है, ए है, तो मैंने ए लिखा। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर जब आप दोनों लूप का देख रहे हैं तो 2a माइनस ए भी ए हो रहा है, और सिर्फ स्मॉलर लूप पर देख रहे हैं तो भी ए हो रहा है। समझ गए ना आप बात को। तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ई मैक्स कितना आएगा, बी ए ओमेगा। तो दोनों लूप का भी कितना हो रहा है, बी ए ओमेगा, और सिंगल लूप का भी, छोटा वाला लूप का भी कितना हो रहा है, बी ए ओमेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया है, ऑप्शन बी जो सही हो गया है। अब इसको फिर से समझिए, क्या बोलना चाह रहा हूं, द एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन। समझ गए आप, ठीक है। अब ऑप्शन सी देखते चलिए, बोल रहा है द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। यार ये तो यही गलत हो गया। अरे बाबा, फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है कॉस ओमेगा टी पर, उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको ईएमएफ मिला है, और वो प्रोपोर्शनल है साइन ओमेगा टी पर। समझ में आ गया आपको। तो नेट ईएमएफ पूछा ना, अगर फ्लक्स पूछता तो ऑप्शन सही होता, लेकिन ये ईएमएफ पूछ दिया है ना। फ्लक्स के इक्वेशन में कॉस है, अगर फ्लक्स पूछता तो ऑप्शन सही होता, लेकिन वो ईएमएफ पूछ दिया तो उसका डिफरेंशिएशन साइन हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। लास्ट बच गया आपका क्या, ऑप्शन डी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी वही ईएमएफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या है ये, ईएमएफ ही तो है।
इज मैक्सिमम, ठीक है, ये इज है, इज मैक्सिमम when the plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper। ये बड़ा सिंपल है। देखिए हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है बोथ द लूप्स, उसका ये है इक्वेशन समय के साथ। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि जब साइन ओमेगा टी 1 होगा या -1 होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं व्हेन साइन ओमेगा टी इज +-1, तब ई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, है ना। यानी ये ऑप्शन भी सही है, ये जो ऑप्शन है ये भी सही है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि ईएमएफ, वो मैक्सिमम कब होगा, जब इस प्लेन के द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब जब ये लूप जब ऐसा हो जाएगा उस समय हो जाएगा आपका ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देने के लिए थैंक यू। वैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक साथ हमें 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन से करते हैं, लेकिन ये आपके टैब में पहले से प्रेजेंट है तो आपको मैं क्वेश्चंस लिख कर नहीं दूंगा। सेशन 4 में देखिएगा आपको क्लास एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं पहले करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है, एन ईएमएफ ऑफ 100 मिलीवोल्ट, ईएमएफ दिया हुआ है 100 मिलीवोल्ट, इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। व्हेन द करंट इन अनदर नियर बाई कॉइल, यानी क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। ठीक है, बिकम्स करंट बिकम्स 10 एम्पियर टू 0 इन 0.1 सेकेंड। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, E इज इक्वल टू -m di/dt। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। E दिया हुआ है 100 वोल्ट, m आपको कैलकुलेट करना है, di मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन करंट, जिसका मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज 0 एंड इनिशियल इज 10, तो 0 - 10, और कितने देर में ये चेंज हुआ, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो -m और इंटू कितना हो जाएगा, -10, और नीचे 0.1 है तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां भी 100, यहां भी 100, तो m इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 1 हेनरी। n आ गया 1 हेनरी, है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था बट इजी था। तो नीट वाले थोड़ा सा, एम्स वाले, नीट वाले इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल आप कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, इट इज फॉर यू, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखते हैं, चलिए क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल है, बहुत मस्त सिंपल है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, what is the coefficient of mutual inductance when the magnetic flux changes by, when the magnetic flux changes by कितना, 2 into 10 to the power -2 Weber, and the change in current is, and the change in current is 0.01 एम्पियर। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, आप तो जानते हैं phi इज इक्वल टू mi होता है ना, इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम तो कांस्टेंट है इंटू डेल्टा आई। लो बेटा आंसर आ गया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा फाई दिया हुआ है 2 × 10 to the power -2 और डेल्टा आई दिया हुआ है 0.01। ये आपको हो जाएगा 20 वेबर, वेबर नहीं हेनरी, है ना। 0.02 बाई 100, 20 नहीं होगा, 2 होगा शायद। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, अच्छा और देखते हैं कि कुछ अच्छा क्वेश्चन मिला तो क्या है आपके लिए, हम कर देंगे सॉल्व, तो फिर आप भी कर पाएंगे कुछ। ठीक है,
देखिए क्या बोल रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 0.5 मीटर लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कितना, 0.5 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट दिया हुआ है, धन्यवाद, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और विथ 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 500। बस सिंपल है, एल पूछ रहा है, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ये फॉर्मूला है। तो अब आप लिख दीजिए वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर 25 इंटू 10⁴ पाई, फिर से एक पाई आ गया, और रेडियस, अच्छा नहीं सॉरी, हमको तो एरिया डायरेक्ट दिया हुआ है, तो पाई एरिया की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 20 इंटू 10⁻⁴, और लेंथ दिया हुआ है बेटा कितना 0.5। सबसे पहले 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 25 इंटू 20, ये आपका हो गया 2000 बाई 0.5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4000 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷, मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁴, ठीक है, हेनरी। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे एक्सरसाइज में देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो दो ही फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, एक E इज इक्वल टू बी एल बी, और दूसरा B इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, है ना। जितने भी एक्सरसाइज है इसके पहले के, वो ये दोनों फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, आप उसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारा